गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज अपन साइंस के टॉपिक अम्ल और क्षार में पीएच स्केल के बारे में, अम्ल क्षार कैसे आपस में क्रिया करते हैं, धातु के साथ कैसे क्रिया करते हैं, इन सब पर अपन डिस्कस इस पूरे वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले अपन पीएच स्केल के बारे में बातचीत करते हैं। पीएच स्केल सबसे पहले तो देखो, ये जो स्केल बनाई है ये सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाई थी। नाम क्या है? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। इसमें जो पी सूचक है इसको कहते हैं पोटेंस, यानी उष्मांश, जो पावर को दर्शाता है, शक्ति, कैपेसिटी भी कह सकते हैं। और जो H है ये दर्शाया हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की यानी H पॉजिटिव कह सकते हैं कि सांद्रता। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक द्वारा जो विकसित की गई स्केल है उसका नाम है पीएच स्केल। इसमें P है, ये जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका पोटेंस यानी उष्मांश, और इसका अर्थ होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति। फिर H है, वो दर्शाता है कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो इस स्केल में देखते हैं होता क्या है। इस स्केल में एक पैमाना लिखा हुआ होता है, जिसमें बीच में लिखा हुआ था 0, शून्य। इसके बाद में शून्य नहीं कह सकते अपन, इसको 7 से कह सकते हैं, यानी 7 लिखा हुआ होता है। यहाँ 1 2 3 4 5 6, इधर 8 9 10 11 12 13 और 14 तक हम लिखेंगे। इसमें जो 7 से कम है, यानी 7 से पहले कोई भी पदार्थ है वो किसकी भांति कार्य करेगा? अम्ल की भांति कार्य करेगा। यानी 7 से पहले जो भी, जिसकी भी पीएच 7 से कम है वो किसकी भांति कार्य करेगा? अम्ल की भांति। और जिसकी भी पीएच 7 से अधिक है वो किसकी भांति कार्य करेगा? क्षार या क्षार की भांति। कहने का कि पीएच का मान 6 से जितना कम होगा वो उतना ही अधिक क्या होगा? अम्ल होगा। यानी 6 से कम होने पर अधिक अम्लीय, और क्षार यानी 8 से जितना अधिक होगा, पीएच का मान 8 से जितना अधिक होगा वह विलयन या पदार्थ उतना ही क्या होगा? अधिक क्षारीय होगा, क्षारीय अधिक होगा। अब ये जो बीच में एक संख्या बची है 7, इसमें ना तो अम्ल को शामिल किया गया ना ही क्षार को। तो जिस जलीय विलयन की या पदार्थ की पीएच का मान 7 है वो हमेशा क्या होता है? उदासीन होता है। यानी उसकी प्रकृति क्या होती है? ना तो वो क्षारीय होता है और ना ही वो क्या होता है? अम्लीय होता है। वो क्या होता है? उदासीन। तो 7 से जिसकी भी पीएच का मान कम आएगा वो अम्लीय होगा, और 7 से पीएच का मान अधिक आएगा वो क्या होगा? क्षारीय। और 7 जिसकी पीएच है वो क्या होगा? उदासीन। बात करते हैं अपन। जैसे आपको ये बोल दिया जाए कि 2 आपको विलयन दे रखे हैं, जिसमें विलयन ए और विलयन बी। विलयन ए की पीएच का मान आपको दे रखा है 6.5 और विलयन बी की पीएच का मान आपको दे रखा है 5.7। तो इन दोनों विलयनों में से आपको ये देख के बताना है कि ये अम्ल है क्षार। तो आप सबको ध्यान है 7 से कम है तो ये दोनों ही जलीय विलयन है वो किस प्रकृति के है? अम्लीय प्रकृति। किस प्रकृति के है?
अम्लीय प्रकृति है। अब प्रश्न आ गया, आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इन दोनों में से ए और बी में से प्रबल अम्ल कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि पीएच का मान 6 या 6 से जितना कम होगा वो उतना ही अधिक क्षारीय अम्लीय होगा। तो आप मुझे बताओ कि ए की पीएच है 6.5 और इसकी 5.7, जो कम है वो अधिक अम्लीय है। इसका मतलब ए इज लेस देन बी, यानी बी की जो प्रकृति है वो अधिक अम्लीय होगी किसकी बजाय, ए की बजाय। इसलिए यहाँ बी अधिक अम्लीय है और ए है कम अम्लीय। अम्ल तो है लेकिन बी की तुलना में क्या है, कम है। या आपको थोड़ा कंफ्यूज में डालने के लिए ये भी कर सकते हैं कि इनमें किसकी प्रकृति अधिक क्षारीय है। अब आप ये सोचोगे कि सर ने बताया था कि 7 से कम है वो सभी अम्लीय है। बिल्कुल आपकी बात सही है, अम्लीय है। लेकिन यहाँ देखो जैसे जैसे 1 से ये क्रम बढ़ता जाएगा 6 की तरफ, उस साइड में अम्ल की मात्रा तो कम होती जाएगी और क्षार की धीरे धीरे मात्रा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और आपको ये ध्यान है 5.7 पहले आएगा या 6.5 पहले स्केल पर, तो पहले 6.5 आएगा या बाद में आएगा। तो आपको ध्यान है कि ये 5.7 में तो किसके गुण ज्यादा है, अम्ल की ज्यादा गुण है, तो 6.5 है, उसकी प्रकृति किसकी बजाय क्षारीय होगी, इस बी विलयन की तुलना। अब अपन बात करते हैं कि जब इस पीएच स्केल का उपयोग देखते हैं अपन, तो सबसे पहले तो दंत सरणि, यानी जब भी आप मुंह में, आपको सबको ध्यान है कि जो लार है वो किसका रूप होती है, एसिड का रूप होती है। लेकिन जब भी अपन भोजन करते हैं उसके बाद में अच्छी तरीके से आप दांतों को नहीं साफ करोगे, ब्रश नहीं करोगे, तो ये जो रोटी या खाने के टुकड़े हैं वो आपके दांतों में फंस जाएंगे और दांतों में फंसने के कारण बैक्टीरिया क्रिया करके इस जो लार है या मुंह का जो माध्यम है उसको और अधिक क्षारीय कर देंगे और अधिक क्षारीय करने के कारण ये क्या करेंगे, धीरे धीरे दांतों का क्षरण का अर्थ होता है नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना। तो धीरे धीरे क्या होता है, दांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आपको सभी को सलाह दी जाती है कि भोजन करने के बाद में आपको मुंह अच्छे तरीके से धोना चाहिए। दूसरा है भूमि जांच में। भूमि जांच में जैसे मान लो आपका कोई फ्रेंड है, दोस्त है, वो मिट्टी आपके पास लेके आता है, तो उस मिट्टी में आपको ये देख के बताना है कि इसमें किसकी मात्रा अधिक है, या वो कहता है आपको कि हम मेरे फसल अच्छी नहीं हो रही है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उस मिट्टी के नमूने में से आप ये देखोगे उस मिट्टी की जो माध्यम है या मिट्टी की जो प्रकृति है वो अम्लीय होगी या क्षारीय। मान लो आपने ये जांच कर लिया, लेबोरेटरी से जांच कर लिया कि उसकी प्रकृति क्षारीय है, तो आप उसको सलाह क्या दोगे कि इसमें थोड़ा अम्लीय जो भी पदार्थ है उनका छिड़काव करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब यदि अधिक क्षारीय है तो उसको अम्लीय, और यदि अधिक अम्लीय है तो उसमें आपको क्षारीय प्रकृति के कोई भी पदार्थ का छिड़काव करने की आवश्यकता होती है और आप उस मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हो। तीसरा दर्द निवारक में देखो, इनमें क्या होता है, जैसे भी चींटी डंक लगाती है, चींटी के डंक में आपको ध्यान है कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है, मेथेनोइक एसिड अम्ल। जब भी आपकी त्वचा पर अम्ल गिरता है तो वो हमेशा क्या उत्पन्न करता है, जलन पैदा करता है। क्यों, किसके कारण, एसिड के कारण। तो जब भी चींटी डंक मारती है तो आपके किसके कारण दर्द होता है, अम्ल के कारण दर्द होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी चींटी के डंक है उस अम्ल को उदासीन करने के लिए इस पर आपको आपकी चमड़ी पर या जहां पर भी आपको चींटी ने डंक लगाया है वहां पर आपको किस पदार्थ का, क्षारीय पदार्थ का लेपन करना चाहिए। किस पदार्थ का लेपन करना चाहिए, क्षारीय पदार्थ का लेपन करना चाहिए, ताकि एक क्षार मिलकर के अम्ल से क्रिया करके उदासीन बनने के कारण आप में जो दर्द है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक इसमें जैसे आपने सुना है कि ताजमहल इमारतों को भी नुकसान पहुंचाता है,
एसिड रेन में सुना होगा आपने, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, अम्ल वर्षा। इसमें क्या होता है कि जब भी पर्यावरण प्रदूषित ज्यादा होगा तो उसमें सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, इसके बादल क्या है, या इसके जो पर्यावरण प्रदूषण के कारण इसके कण है वो वातावरण में ऊपर चले जाते हैं। और जब भी ये बरसात वर्षा के रूप में नीचे आएगी तो वो किससे क्रिया करेगा, जो पानी है, वाटर है, वो इन सल्फेट या सल्फर युक्त पदार्थों से क्रिया करके उसको किस माध्यम में बदल देगा, अम्लीय माध्यम में बदल देगा। और जब भी ये अम्लीय माध्यम बरसात के रूप में नीचे आता है तो ये इमारतों को, बड़ी बड़ी इमारतों को, जैसे अपन इसमें उदाहरण ले सकते हैं, आगरा का जो ताजमहल है उसका रंग धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, आगरा का ताजमहल है उसका रंग खराब हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, इस अम्लीय वर्षा के कारण इस ताजमहल को ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, हानि हो रही है। इसलिए आपको हमेशा ये सलाह देनी चाहिए कि हम कम से कम पर्यावरण को प्रदूषित करें। अब अपन नई इसी में बात करेंगे, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कैसे करते हैं। अम्ल व क्षार की क्रिया, देखो अपन एक ले लेते हैं HCl के रूप में अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा अपन ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो किसके कार्य करता है, क्षार का कार्य करता है। ये टूटेगा H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, ये टूटेगा Na पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। इस पहले पदार्थ का पॉजिटिव इसके नेगेटिव से क्रिया कर लेगा। आपको ध्यान है विपरीत आवेशों में क्या होता है, हमेशा आकर्षण होता है। तो H और ये Na किससे क्रिया करेगा, ये Cl से, तो ये तो बन जाएगा NaCl और ये बन जाएगा H2O। यानी जब भी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो उससे दो प्रोडक्ट आपके सामने आते हैं, एक तो क्या है लवण और साल्ट जिसको अपन कह सकते हैं, और एक है वाटर, जल। तो जब भी अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया होगी तो वो हमेशा कौन से उत्पाद बनाएंगे, लवण और जल। इस प्रक्रिया को कहते हैं, या इस क्रिया विधि को कहते हैं उदासीनीकरण क्रिया, या अभिक्रिया भी नाम कह सकते हैं। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तथा अम्ल और क्षार अपने अपने गुण धर्म क्या कर देते हैं, खो देते हैं। और उस प्रक्रिया को उदासीन होने के कारण इस प्रक्रिया को क्या करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जो भी आपको लिखना है, ये ऑनलाइन क्लास है, आपको रुक रुक करके लिखाया नहीं जाएगा। आप वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद में आराम से इनको लिख लें। अब अपन देखते हैं अम्ल और क्षार दोनों की अभिक्रिया धातु से किस प्रकार होती है। धातु की अम्ल व क्षार से क्रिया, कोई भी पहले अपन एक अम्ल ले लेते हैं, जैसे मैंने HCl अम्ल ले लिया और इसकी क्रिया में किससे करवा रहा हूं, किसी भी धातु से। मान लो मैंने मैग्नीशियम ले लिया, क्रिया क्या होगी, ये टूटेगा H पॉजिटिव में Cl नेगेटिव में। और आपको ध्यान है मैग्नीशियम की जो फ्रीक्वेंसी या संयोजकता क्या होती है, 2 पॉजिटिव। अब नेगेटिव का किससे सहयोग होगा, पॉजिटिव से, तो ये बन जाएगा MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस ये हाइड्रोजन। अब H पॉजिटिव नहीं होगा, हमेशा ये ध्यान रखना, जो भी गैसीय तत्व हैं वो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते, ये किस रूप में रहते हैं, आणविक अवस्था में रहते हैं। तो हाइड्रोजन का यहाँ अणु बनेगा जिसको अपने गैस के रूप में कहते हैं। तो ये गैस तो क्या हो जाएगी, विसर्जित हो जाएगी और लवण बन जाएगा। तो हमेशा आपको किस प्रकार से पूछ सकते हैं कि क्या होता है जब अम्ल और क्षार की क्रिया किसी धातु से करवाते हैं। तो जब भी आप अम्ल और क्षार की क्रिया धातु से करवाओगे तो आपके पास कौन सी गैस उत्पन्न होगी, हाइड्रोजन गैस, जो फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। किसकी ध्वनि के साथ जलती है, फटफट या फिर पॉप कहते हैं। जब भी आप इसके पास एक जलती हुई मोमबत्ती लेके जाओगे, आप जलती हुई मोमबत्ती ले जाओगे तो ये फटफट की ध्वनि, या जिसको अपन पॉप ध्वनि भी कहते हैं, पॉप ध्वनि के साथ में क्या करेगी, जलेगी। इसी प्रकार क्षार की क्रिया करवा लेते हैं। मान लो यहां में एक क्षार ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया
KOH तो क्या है, फिर विसर्जित नहीं होगा। इसमें एक सक्रियता श्रेणी भी मैं आपको अगले वीडियो बताऊंगा कि आपको कैसे पता लेना है यहाँ कौन सा कंपोनेंट लेना है, कौन सा एलिमेंट लेना है जिसके कारण ये विस्थापित कर सके। तो अपन इधर तो ले लेते हैं MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इधर अपन ले लेते हैं सोडियम, ले लें सोडियम। अब क्या होगा, देखो Mg2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव। अब इसमें होगा क्या, ये OH है, ये फिर दो भागों में टूटेगा। क्यों टूटेगा, क्योंकि ये दोनों प्लस में ऐसे तो आपस में क्रिया करेंगे नहीं, इनके बीच में एक ऋणात्मक एलिमेंट्स की जरूरत है। तो ये तो टूटेगा 2 नेगेटिव में, ये टूटेगा H पॉजिटिव में। तो ये तो आपको ध्यान है किसके रूप में निकल गया, हाइड्रोजन गैस के रूप में। अब ये तीनों कंपोनेंट मिलेंगे, तो इनमें जिसकी संयोजकता कम है वो पहले लिखा जाएगा, तो Na, फिर क्या लिखा जाएगा Mg, और सबसे लास्ट में ऋणात्मक। अब ये लिख लिया आपने। अब इनके जो भी कोई यौगिक होता है वो हमेशा उदासीन अवस्था में रहता है, जब उस पर आवेश नहीं होता है तो उसका हमेशा संयोजकता का जो वैलेंसी का योग है वो हमेशा क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो देखो यहाँ सोडियम की +1, मैग्नीशियम की +2 और ऑक्सीजन की -2। अब ये बराबर नहीं है, तो अपन बराबर करने के लिए क्या करें, पहले मैं इसको बढ़ाता हूँ, यहाँ मैं 2 कर दूं तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4। अब देखो 2, इसकी तो आप बढ़ाओगे 4 ज्यादा हो जाएगी, तो इसको मैं 1 बढ़ाता हूँ, तो यहाँ Na2 करने पर यहाँ से कितनी हो जाएगी, इसकी +2, तो +2 कितनी होगी, +4, और ये -4, ये क्या हो गया 10। इस प्रकार से अम्ल और क्षार की क्रिया जब अपन धातु से करवाते हैं तो हमेशा कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। अब इसमें एक महत्वपूर्ण जो कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाने वाली है, एक तो होती है धात्विक ऑक्साइड, और एक होती है अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड में जैसे मैं ले लेता हूँ CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और इधर ले लेता हूँ मैं मान लो CO2 क्योंकि कार्बन अधातु है। अब इनकी प्रकृति कैसी होती है, तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति हमेशा होती है क्षारीय, और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है हमेशा अम्लीय, जिसके बारे में अपन आगे कल के वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, किस प्रकार से इनकी क्षारीय प्रकृति होती है और किस प्रकार से अम्लीय। आपको अभी इतना ध्यान रखना है कि धात्विक ऑक्साइड में एक धातु होना चाहिए, एक ऑक्सीजन, और अधात्विक ऑक्साइड में एक अधातु, दूसरा ऑक्सीजन। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय।